हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को हम लोगों ने शुरू कर दिया था। और हम लोगों ने बहुत सारा चीज उसमें देख भी लिया था। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था अपने लेक्चर को आ, यहाँ से द गैसियस स्टेट से, ठीक है ना। तो चलिए गैसियस स्टेट में कुछ मेरा क्वेश्चन था लास्ट में। तो उस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सिंपल रिक्वेस्ट है, कृपया जितने भी नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, तो पहला मेरा क्वेश्चन था जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब डेंसिटी जो होता है, रो होता है मेरा, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर यूनिट की बात कर रहा था, यही ना है। फिर कह रहा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी के ऑर्डर पे हमको अरेंज करना था इसको। ये मेरा दिया हुआ था। एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, हनी है, वाटर है, चौक है, कॉटन है और आयरन है। इस सबको हमको डेंसिटी में, तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक पर यूनिट में कितना मास होगा। तो आप लोग सोचिए, डेंसिटी मींस कि जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर गैप जिसको हम बोल सकते हैं या स्पेस बोलते हैं, बहुत ही कम होगा तभी तो वो डेंस होगा ना। तो देखिए आप आयरन के केस में देखिए, आयरन पे आप आयरन को लेकर के देखिए, उसमें उसको तोड़ के भी देखिए, कुछ भी करके देखिए, आपका उतना इतना उसका डेंसिटी मजबूत होता है, मतलब स्ट्रांग होता है वो आपस में, कि उसको कुछ आप बहुत ज्यादा पीटिएगा तभी भी वो नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो आयरन का डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए चौक है। चौक है मतलब पहले डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद लिक्विड का, और सबसे ज्यादा कम डेंसिटी जो होता है वो गैस का होता है, ठीक है ना। गैस को आप छोड़ दीजिए खुले में, वो फैल के पूरा चारों तरफ फैल जाता है। उसी के बेस पे यहाँ पे बताया, पूछा गया, ठीक है ना। तो पहले सॉलिड में आयरन हो गया, उसके बाद चौक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए कॉटन है। कॉटन है, रुई भी है ना। लेकिन इसमें इंटरमोलिकुल डेंसिटी तो इसका होता है, लेकिन आप लोग कहिएगा कि इसको हम लोग प्रेस कर देते हैं तो उसमें स्पेस होता है, मतलब होल होता है छोटे छोटे, जिसके कारण उसको एयर उसमें ट्रैप हो जाता है। फिर उसको दबाते हैं तो उसका एयर निकल जाता है ना। फिर उसके बाद लिक्विड में हनी और वाटर। तो हनी को आप लोग डेंसिटी मतलब कि हनी को आप लोग सिंपली फ्लो करा के देख लीजिए, हनी बहुत धीरे धीरे फ्लो होगा वाटर की अपेक्षा में। तो पहले हनी हो गया, फिर वाटर हो गया, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, मतलब चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो हो गया। उसके बाद एयर हो गया, ठीक है ना। तो इसी के हमें इसी पे बेसिस पे इसको अरेंज करना था, तो आप लोगों ने हम मैंने बता दिया आप लोग को। चलिए आगे क्या कह रहा है, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या कर रहा है कि पदार्थ का जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है उनके कैरेक्टरिस्टिक में होने वाले अंतर को टेबुलेट करना है। तो सिंपल आप लोग जान सकते हैं कि सॉलिड होता है, 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि सॉलिड में शेप भी इसका एक डिफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है ना। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस में तो शेप फिक्स होता है और नहीं वॉल्यूम फिक्स होता है ना। डिफिनिट शेप नहीं होता है, नहीं उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो यही इसके बेसिस पे आप लोग इसको टेबुलेट कर दीजिए। तो यही आप लोग लिख दीजिएगा कि सॉलिड में शेप और साइज दोनों होते हैं, लेकिन लिक्विड में क्या होते हैं कि शेप नहीं होते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है उसका क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। और गैस में तो दोनों फिक्स नहीं होता है। तो यही आप लोग लिख दीजिएगा। आगे कह रहा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। मतलब कि इस पे कुछ कुछ लिखना है, ठीक है ना, इस पे कमेंट करना है। तो रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स होता है कठोरता। तो कितना कोई भी सब्सटेंस है वो कठोर है, मैटर जो है कितना कठोर है, इस पे आप लोग कमेंट करिए। तो कमेंट करने के लिए रिजिडिटी को आप लोग डिफाइन सिंपली कैसे कर सकते हैं? तो रिजिडिटी होता क्या है, सिंपली सोचिए ना कि उसमें मतलब उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उसका एक कितना भी हैमरिंग करिएगा तो जल्दी टूटता नहीं है ना, ब्रेक नहीं होता है। तो वही उसका रिजिडिटी है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स कि आप उसको प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे कि आप
गैस को ही ले लीजिए तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं कंटेनर में, है ना, तो वही उसका कंप्रेसिबिलिटी है। फ्लूडिटी मतलब कि फ्लूडिटी मींस कि उसके जो फ्लो करने का जो टेंडेंसी है वही, जैसे एक हनी और वाटर को ले लीजिए तो फ्लूडिटी किसका ज्यादा है, फ्लूडिटी ज्यादा है आपका वाटर का, डेंसि हनी का कम है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि विस्कोसिटी जो है हनी का ज्यादा होता है, मतलब स्पेस जो होता है अ, दो पार्टिकल के बीच में हनी में थोड़ा कम होता है वाटर की अपेक्षा में, है ना, वाटर में ज्यादा हो जाता है जिसके कारण कि उसका फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाता है वाटर का। फिलिंग है गैस कंटेनर, मतलब गैस के कंटेनर में गैस को एक कंटेनर में भरने के लिए तो इसका ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, तो इसको कंप्रेस करके हम लोग कंटेनर में फिक्स कर देते हैं फिक्स, ठीक है ना। फिर शेप के बारे में, तो शेप क्या है, तो शेप क्या है, मान लीजिए कि एक सॉलिड है तो उसका शेप फिक्स है, मीन्स कि उसको आप जहां भी रख दीजिए उस एक डिफिनिट शेप में ही रहेगा, है ना, तो वही शेप होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये हो गया। और डेंसिटी के रोज तो आप लोग जानते हैं, रोड इज इक्वल टू डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो इस पे कमेंट करना था, तो आप लोग इससे भी समझ गए होंगे। फिर अगला कह रहा है गिव रीजन, रीजन देना है, तो रीजन क्या देना है, ए नंबर में कह रहा है कि ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, मतलब कि एक गैस जो है, एक गैस और जिस वेसल में उसको रखते हैं, बर्तन में रखते हैं, वह पूरी तरह से इसको भर देता है, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है, तो उसका ना तो शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है ना। हाँ, तो जिसके कारण उसके और उसके बीच में इंटरमोलिकुलर पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है ना, जिसके कारण वो फ्लो होते रहता है, ठीक है ना। जहां भी रख दीजिए ना तो उसका पार्टिकल जो होता है इतना दूर दूर होता है कि वो तुरंत भर देता है पूरे वॉल को, कंटेनर को, है ना, यही बात है। ए गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, मतलब एक गैस जो है अपने कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्योंकि इसका इतना इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है कि उसके पार्टिकल एक दूसरे को हमेशा दूर भागते रहते हैं, तो दूर भागते रहते हैं और कंटेनर में आप डाल दीजिएगा किसी गैस को तो वो दूर भागना चाहेगा, जिसके कारण वो वॉल ऑफ कंटेनर पे भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है, ताकि वो उसको भी तोड़ के भाग जाए, ठीक है ना, तो यही बात है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि ए वुडन ब्लॉक शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड, मतलब वुडन ब्लॉक को आप सॉलिड क्यों कहते हैं, तो उसका सिंपल सा है कि शेप भी फिक्स है, साइज मतलब वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है ना, तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड। सॉलिड का यही ना डिफिनेशन है। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट what do what to do the same through a solid block of wood we need a कराटा एक्सपर्ट, मतलब क्या करा है कि एयर में हम लोग आसानी से अपने हाथ को चला सकते हैं, मतलब हम हाथ को चला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये ठोस ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे का सीखना होता है, मतलब उसको कराटे मतलब ठोस लकड़ी पे आप लोग मारने क्यों, तो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, और वो आपस में एक दूसरे से काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, है ना। लेकिन एयर क्या है, एयर गैस है, उसमें पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाते रहते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसका और सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत करीब होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो जिससे क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, जिसके कारण हम उस पर अगर मारते हैं तो हमें कराटा एक्सपर्ट बनना पड़ता है, मतलब उस पर हमें चोट लगता है, ठीक है ना, तो यही बात कह रहा है, समझ गए होंगे। फिर कह रहा है लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लूइड इज वाटर, फाइंड आउट व्हाई, मतलब लिक्विड जो होता है सॉलिड की अपेक्षा में उसका क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, क्यों, तो डेंसिटी कम होता है, बस सिंपल सा इसका भी लॉजिक है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसका ज्यादा हो जाता है, फोर्स कम लगता है, सॉलिड में ज्यादा होते, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल के बीच में सॉलिड में ज्यादा होते हैं और स्पेस कम होते हैं, है ना, तो इसीलिए इस यही कारण है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो आइस जो है वाटर पे फ्लोट क्यों कर जाता है, इसका ये जो है इस क्वेश्चन को फिर देखिएगा आप लोग को आगे बताया जाएगा, अभी आप लोग नहीं समझ पाइएगा, थोड़ा पढ़ लीजिए फिर मैं इसे आगे लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले अब आप लोगों को स्टार्ट कर लेते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है, कर सकता है, तो इसके बारे में हमें
देखना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। मतलब हम अपने ऑब्जर्वेशन से क्या देखें कि वाटर जो है तीन स्टेट में पाया जाता है, हो सकता है, ठीक है ना। पहला है सॉलिड एंड आइस। सॉलिड एज आइस, मतलब सॉलिड में चाहे तो आइस से हो सकता है, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, लिक्विड में है तो वाटर में, एंड गैस में है तो वाटर वेपर में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। मतलब क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। मतलब जो अपना स्टेट है, स्टेट बदलने के दौरान जो मैटर है, मैटर के अंदर में क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब क्या कर रहा है कि जो मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं उस समय मैटर के पार्टिकल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, यही कह रहा है। उसके बाद हाउ डज दिस चेंजेस द स्टेट टेक प्लेस। मतलब क्या कह रहा है कि कैसे अपना स्टेट चेंज करते हैं, जब हाउ कैसे स्टेट ये जो है चेंज करते हैं स्टेट को, तो वो कैसे होता है, मतलब कैसे होता है ये चेंज, स्टेट चेंज, इसके बारे में हमको पता करना है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट इट। मतलब कि हमें क्या इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं खोजना चाहिए, मतलब खोजना चाहिए हम लोग को, यही पूछ रहा है कि क्या इतना जो है हो रहा है, तो क्या इस तरह के क्वेश्चन का हमें आंसर खोजना चाहिए, नहीं तो जरूर खोजना चाहिए, है ना। चलिए तो इसका आंसर खोजिए आप लोग, तब तक के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है चेंज चेंज पे, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है चेंजिंग में, मतलब तापमान चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है ना। तो चलिए एक्टिविटी नंबर 1.12 देखते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6। मतलब क्या करना है कि हमें एक बीकर में 150 ग्राम का एक आइस का टुकड़ा ले लेना है, एवं जैसा कि फिगर 1.6 में आप लोगों ने देख रखा है, दिखा रखा है आप लोगों को, उसी तरह से उसमें हमको क्या करना है कि लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर होता है ना, उसी लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर को इस तरह से हैंग कर देना है कि थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो आइस को टच कर रहा हो, ठीक है। यही करना है, यहाँ देखिए इस तरह से किया गया, थर्मामीटर का बल्ब आइस को टच कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर एट लो फ्लेम। मतलब अब क्या करने के लिए कह रहा है कि लो फ्लेम पर बीकर को गर्म करना शुरू कर देना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। मतलब कि जब आइस मेल्ट करने लगे तो टेम्परेचर को नोट कर लेना है। उसके बाद करना है नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कवर्ड कन्वर्टेड इनटू वाटर। मतलब क्या कर रहा है कि जब पूरा जो मेरा जितना भी आइस है वह पूर्णतः जल में चेंज हो जाएगा, तो उस समय हम उसके तापमान को नोट कर देंगे, टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, ठीक है ना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। मतलब क्या कर रहा है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में होने वाले चेंज जो हो रहा है, इस चेंज को अब इस चेंज हो रहा है, उस ऑब्जर्वेशन को अपने को नोट करना है, ठीक है ना। फिर कह रहा है नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। मतलब क्या कर रहा है कि अब बीकर में हमें एक कांच का छड़ लेना है ना। ये ना कह रहा है कि ग्लास रॉड लेना है, मतलब कांच का छड़ लेना है, और उसे स्टीरिंग करते हुए मतलब हिलाते हुए गर्म करना है, ठीक है ना। मतलब बीकर में हम एक कांच का मतलब ग्लास का रड लेंगे और उसको में डाल देंगे और उसे स्टीरिंग
हुए गर्म करेंगे, मतलब और हम लोग उसे हिलाते हुए गर्म करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि कब तक, तो जब तक कि वाटर जो है बॉयल ना होने लगे, है ना, यही कह रहा है, टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड। मतलब क्या कह रहा है कि थर्मामीटर जो हमारा है उस पे हम लोग को अपना आई, मतलब आई को रखना है, नजर को रखना है, कब तक, जब तक कि वाटर जो है, मतलब मैक्सिमम वाटर जो है ये क्या हो जाएगा, वेपोराइज्ड हो न बन जाए, मतलब वाष्प बन जाएगा, तब तक हमें अपने आई को रखना है रीडिंग पे, ऑब्जर्वेशन पे, मतलब आई को कीपिंग करना है, मतलब नजर रखना है थर्मामीटर के रीडिंग पे जब तक कि वाष्प बन जाए, ठीक है ना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। मतलब क्या कर रहा है, जल का जो लिक्विड स्टेट है उससे जो हमारा गैस स्टेट में चेंजिंग हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, इस ऑब्जर्वेशन को भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाना होगा, तो उसके लिए हमें पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। यही ना कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का इंक्रीज कर जाता है। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। मतलब क्या करा है, काइनेटिक एनर्जी में अ, बढ़ाने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में जो हमारा इंक्रीजिंग होता है ना, यहाँ पे कह रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। जो हमारा पार्टिकल है ये क्या करने लगता है, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है ना, बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। मतलब क्या कर रहा है कि जो एनर्जी सप्लाई किया गया किसके बीच में, तो पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या करता है, जो हीट जो सप्लाई किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट, मतलब हीट के द्वारा जो एनर्जी सप्लाई किया गया ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मतलब ओवरकम कर देता है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर देता है, कौन करता है, तो जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं हीट के द्वारा, ठीक है ना। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। मतलब क्या कर रहा है कि पार्टिकल जो है, जो हम लोग जब हम हीट करते हैं तो उसका जो हीट करने के कारण जो उसका आकर्षण बल जिसको हम कह सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या कर देता है, ओवरकम हो जाता है, मतलब अपने एक लिमिट को पार कर जाता है ना। और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण होता है कि जो पार्टिकल होते हैं अपने जो फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और फ्रीडम, मतलब इंडिपेंडेंट होकर इधर उधर गति करने लगते हैं, ठीक है ना, यही कह रहा है, फ्रीली मूव करने लगते हैं। ए स्टेज इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेटल एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। और एक स्टेट ऐसे पहुंच जाते हैं जब सॉलिड मेटल कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, the minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting pressure। मतलब कि एक ऐसा स्टेट आता है जब सॉलिड जो होता है ये मेल्ट कर जाते हैं लिक्विड के रूप में, लिक्विड के रूप में मेल्ट कर जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि लिक्विड के रूप में मेल्ट कर जाते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि एक ऐसा स्टेट आता है जब सॉलिड जो है वे लिक्विड में मेल्ट कर जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि
एक फिक्स टेम्परेचर हो जाता है जिस पर कि जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। फिर कह रहा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। मतलब किसी सॉलिड के मेल्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी सॉलिड का, उसके पार्टिकल के बीच के जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसके स्ट्रेंथ को दर्शाता है ना। स्ट्रेंथ को ही तो दिखाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेटर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है इंडिकेट करता है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 270.150 केल्विन। मतलब कि जो हमारा आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 273.15 केल्विन, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि ठोस का लिक्विड स्टेट में चेंज होना, इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। ठीक है ना। फ्यूजन क्या है तो आप लोग देख सकते हैं, फ्यूजन क्या है, प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड जो है, सॉलिड अपने स्टेट को चेंज करके लिक्विड स्टेट में चला जाता है। ठीक है ना। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी सॉलिड है उसको मेल्ट करने की प्रक्रिया में जो टेम्परेचर है वह कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे कह रहा है रिमेन्स द सेम, मतलब सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो फिर ये हीट एनर्जी है वो कहाँ जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो हमारा, अब जब हम लोगों ने किए थे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग का जब हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे उस दौरान हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब मेरा पूरा जो आइस है वह मेल्ट नहीं कर जाता, तब तक जो टेम्परेचर है वह चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखे होंगे, टिल द आइस मेल्ट, मतलब पूरा जब तक आइस मेल्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो जाता है। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीकर को हम लोग क्या करते हैं, मेल हीट देते रहते हैं। कब तक, कब तक देते रहते हैं, दिस हैपेंस इवन दो कंटिन्यू टू हीट द बीकर, मतलब इसीलिए हम लोग बीकर को हमेशा कंटिन्यू हीट करते रहते हैं। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, मतलब कि हम लोग सप्लाई हीट का कंटिन्यू करते रहते हैं। दिस हीट गेट्स यूज टू चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। मतलब क्या कर रहा है, आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस हीट गेट यूज up in changing the state of overcoming the force of attraction between the particle। मतलब क्या कर रहा है, ये जो हीट जो है ये यूज होता है इन द चेंजिंग, मतलब चेंज होने में, स्टेट को चेंज होने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड में, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कम करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व, as this heat energy is observed by ice without showing any rise in temperature। मतलब कि जैसा कि हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया जाता है आइस के द्वारा बिना दर्श मतलब शो किए हुए, एनी राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को बिना राइज कराते हुए, मतलब जो हम थर्मामीटर लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि टेम्परेचर
मतलब राइज हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, हो ही नहीं रहा। तो उसमें उस समय वही होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता है। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ ए बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। मतलब इट इज कंसिडर, मतलब यह कंसिडर किया गया कि इट गेट्स हिडन इनटू कंटेंट ऑफ बीकर, मतलब यह बीकर में जो कंटेंट है उसमें यह छिपा होता है, एंड इसीलिए इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, लेटेंट हीट के नाम से। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, मतलब लेटेंट का मतलब क्या होता है, वर्ड जो हमारा लेटेंट है, लेटेंट का मतलब ही है कि हिडन, मतलब कि उसमें छुपा हुआ कोई चीज है ना, छुपी हुई चीज, हिडन का मतलब ही है, ठीक है ना। चलिए, छुपा हुआ, ठीक है, आगे करा, द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ, जो हमारा ये है, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है ना। लेटेंट हीट इसी को कहते हैं, समझ गए, कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg ठोस ले लीजिए, उस 1 kg कोई सॉलिड को उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदलने में, मतलब लिक्विड में चेंज करने में जितना हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस हैव सेम टेम्परेचर। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन पर वाटर के कणों के एनर्जी उसी टेम्परेचर पर जो हमारा आइस के कण की जो एनर्जी है उससे अधिक होती है। यही तो बात है, सिंपली आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को आप लोग बार बार देखते होंगे, तो देखिए, केल्विन एक होता है टेम्परेचर को मापने के लिए, और एक होता है डिग्री सेल्सियस, है ना, या एक होता है फॉरेन हाइट भी होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, इतना तो मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद कह रहा है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। मतलब क्या कह रहा है कि जब हम वाटर को हीट एनर्जी देते हैं तो उसके पार्टिकल जो है बहुत अधिक स्पीड से मूव करने लगते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं, ठीक है ना। एट ए सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब क्या कर रहा है कि एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जहां पर पहुंचकर पार्टिकल में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वे अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है पार्टिकल के बीच में, उसको तोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। मतलब इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है मेरा ये कि एक टेम्परेचर जो है, मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह टेम्परेचर जिस पर कि हमारा लिक्विड उबलने लगता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग जो है मेरा, ये क्या है, एक बल्क फिनोमेना है, ठीक है ना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। मतलब कि लिक्विड, लिक्विड के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, सभी पार्टिकल, मतलब बल्क मतलब बहुत सारा, लिक्विड के बल्क ऑफ पार्टिकल इतनी एनर्जी मिल जाती है उनको
कि वे फिर वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है ना। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज नोन एज 373 केल्विन। वाटर के लिए ये जो टेम्परेचर है ये है कितना, 373 केल्विन। तो यही देखिए वही जो हम आप लोग को बता रहे थे कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो गया, 273 प्लस 100, ठीक है ना। मतलब ये 373 केल्विन में हो गया, ठीक है ना। तो ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में इसी तरह से बदला जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस कहिए या 373 केल्विन कहिए, एक ही बात होता है, ठीक है ना। जैसे आगे क्या कर रहा है, यू कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या तुम डिफाइन कर सकते हो जो लेटेंट हीट है वेपर का, उसको आप वेपराइजेशन का, इसको आप डिफाइन कर सकते हो। डू इट द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे कि हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। पार्टिकल्स इन स्टीम, मतलब पार्टिकल जो है स्टीम में, दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टीम किसको कहते हैं, वाटर वेपर को ही 100 डिग्री सेल्सियस पर हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, मतलब वाटर जो है सेम टेम्परेचर पे रहेगा, उससे ज्यादा एनर्जी होगा वाटर, जो कि वाटर वेपर का जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा। दिस बिकम पार्टिकल इन स्टीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब कि ये ऐसा इसीलिए होता है कि स्टीम के जो पार्टिकल है वो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हैं, किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हीट को, ठीक है ना। चलिए सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को हीट करिएगा तो लिक्विड स्टेट में, कूल करिएगा तो सॉलिड स्टेट में, फिर लिक्विड स्टेट को हीट करिएगा तो गैसेस स्टेट में, गैसेस स्टेट को कूल करिएगा तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, यही करा। सो बी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज कर करके, ठीक है ना। वी हैव लर्न दैट substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, मतलब हम लोग क्या सीखे कि जो हमारे सब्सटेंसेस है हमारे चारों तरफ, उसको हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करा सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, अप्लीकेशन ऑफ हीट मतलब हीट का अप्लीकेशन करके। बट देयर आर सम that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state, मतलब कुछ ऐसे चीज है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, लिक्विड में वो चेंज नहीं होते हैं, और वाइस वर्सा मतलब जस्ट उल्टा, मतलब गैस से फिर सॉलिड में बदल जाते हैं, ठीक है ना। विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में बिना चेंज किए हुए, तो वो है, क्या चीज है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए एक्टिविटी 1.13 हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.13 में क्या कह रहा है, एक्टिविटी 1.13 में कह रहा है कि जो हमारा, जैसे एग्जाम्पल जो हम लोग, मैं इतना बता देना चाहता हूँ सिंपल सा कि जो यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में, जैसे आप लोगों ने कपूर को देखा होगा, कपूर आप लोग जानते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो वही जो है उसको आप लोग जब गर्म करते होंगे तो लिक्विड में उसको जलाने के बाद आप लोग देखते हो कि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यही इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद एक्टिविटी 1.13 में कर रहा है, टेक सम कंपोर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुश इट इन ए चाइना डिश, मतलब कि थोड़ा सा कपूर लीजिए या अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए और इसे पीस दीजिए, मतलब चूर्ण बना दीजिए, पीस दीजिए चाइना डिश में डाल करके, ठीक है ना। फिर करा पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, मतलब कि जो हमारा चाइना डिश है उसके ऊपर एक क्या करना है, इन्वर्टेड फनल, मतलब जो फनल होता है ना, टिप जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसको उल्टा करके डाल देना है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल एज सो इन फिगर, मतलब क्या करना है, कीप जो हमारा होता है फनल होता है उसके कीप के एक सिरे को, मतलब कि हम लोग को रुई के टुकड़े से उसको बंद कर देना ऊपर वाले को, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको बंद कर दिया गया। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब इसको धीरे धीरे हीट करिए और ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है, ठीक है ना। उसका व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, और क्या करा है, जो
ऊपर जो एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, उसे क्या हम लोग इन्फर करते हैं, मतलब निष्कर्ष निकालते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब क्या कर रहा है कि बिना लिक्विड में चेंज किए हुए डायरेक्ट ठोस को सीधे गैस में चेंज कर दीजिएगा, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और फिर गैस को बिना लिक्विड में चेंज किए सीधे सॉलिड में चेंज कर दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है ना। आगे करा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मतलब चलिए इसके बारे में देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो हमारा डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, मतलब वेरियस स्टेट ऑफ मैटर में डिफरेंस, सॉलिड लिक्विड गैस, यही सब में डिफरेंट स्टेट है मैटर का। ये क्यों होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो जिससे वो बना होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसी के डिस्टेंस में डिफरेंस होने के कारण होता है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड गैस कंप्रेस ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। मतलब क्या कर रहा है कि किसी सिलेंडर में गैस को भर देने के बाद उस पर क्या करना है, प्रेशर लगाना है, तो ये कंप्रेस, और उसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होता है, यही पूछ रहा है ना, यही कर रहा है यहाँ पे। क्या कर रहा है आप लोग देखिए, क्या कर रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन बी पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर। मतलब गैस को सिलेंडर में डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, उसको कंप्रेस करिए मतलब प्रेशर से, तो क्या होता है, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से कम दूरी पे आते हैं, क्लोज आते हैं। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या कर रहा है, क्या आपको लगता है कि प्रेशर बढ़ाने या घटाने से जो मैटर होते हैं उनके स्टेट में चेंज होता है, हो सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग करके देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद करेगा अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। मतलब क्या कह रहा है कि प्रेशर के बढ़ने से और टेम्परेचर के घटने से क्या गैस जो है वे लिक्विड में बदल सकते हैं, ये क्वेश्चन है। फिर क्या कर रहा है, यू हैव हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आप लोगों ने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा, जिसको सॉलिड CO2 बोलते हैं। इट इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर, इसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पर। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, सॉलिड CO2 कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजेस द प्रेशर ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जब जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होगा, उस समय सॉलिड CO2 को लिक्विड में बिना आए हुए, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करना है, सीधे सॉलिड CO2 को सीधे हम लोग गैस में चेंज कर देते हैं, है ना। गैस में परिवर्तन हो जाता है उसका, गैस में चेंजिंग हो जाता है। ठीक है ना। यही कह रहा है कि सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट और डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ 1 atm, मतलब 1 atm पर प्रेशर घटाते हैं, तो ये बिना सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए हुए सीधे डायरेक्टली ये गैस में चेंज होता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही कारण है, यही रीजन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। दस वी कैन से दैट प्रेशर and temperature determine the state of substance whether it is solid liquid and gas। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेट जो होते हैं
स्टेट की मैटर के जो स्टेट होते हैं यानी सॉलिड लिक्विड और गैस जो होते हैं ये टेम्परेचर और प्रेशर द्वारा ही क्या करते हैं डिटरमाइन किए जाते हैं मतलब तय किए जाते हैं। ठीक है ना। ये देखिए सॉलिड से लिक्विड में कैसे गए, लिक्विड से गैस में कैसे आए, है ना, गैस से सॉलिड में कैसे आए, यही जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसी को ये कंप्रेस करके बताया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग देखिए। फिर यहाँ पे कह रहा है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन करने से पहले एक ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखिए कि केल्विन में केल्विन का जो हमारा और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन जो होता है यही रिलेशन है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब यहीं से आप लोग देख लीजिए, तो इसी फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। जैसे 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो 300 केल्विन के जगह 300 केल्विन में दिया हुआ है तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस है ना, प्लस 273 है, इसको लिख दीजिए। ठीक है ना। अब क्या करिए, इसको इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, तो यहां से हो जाएगा 300 माइनस 273। ठीक है ना, 273 इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। तो यहां से जो आएगा आपका कितना आएगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस ये हो गया इसका। इसी तरह से 573 को आप इस फॉर्मूला पे पुट करिए, फिर जो जो करा है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना, फिर आगे करा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पर रखिएगा तो फिजिकल स्टेट क्या होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर रखिएगा तो फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो इतना तो हमने आप लोग को पढ़ा दिया कि फिजिकल स्टेट को आप लोग पता कर दिए। तो फिजिकल स्टेट 250 डिग्री 100 डिग्री पे आप गर्म कीजिएगा वाटर को तो वो वेपर बनने लगता है। ठीक है ना, तो वेपर बन के पूरा उड़िए जाएगा, गैसे बन जाएगा पूरा, है ना। और 100 डिग्री पे ये क्या होगा कि वाटर जो है ये वेपराइज मतलब स्टीम बन जाएगा, वेपराइज होना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 3 में फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट मतलब जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। तो क्यों रहता है, आप लोग पर लेटेंट हीट का प्रोसेस पढ़े हैं, उसी का लेटेंट हीट के कारण ही तो लेटेंट हीट में इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल के बीच में लगता है, उसी को तोड़ने में वो चला जाता है ना, इसीलिए कांस्टेंट रहता है। सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस मतलब एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में लाना है तो क्या कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में लाने के लिए आप लोग एकदम सिंपल है कि लिक्विड से हमको गैस में जाना है। तो यहाँ पे प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ से हमको क्या करना है, क्वेश्चन का मेथड कन्वर्ट करना है, मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस मतलब एटमॉस्फेरिक गैस को हमको लिक्विड में जाना है। तो ये प्रोसेस है कंडेंसेशन, यही प्रोसेस को अपना लीजिए। आप लोग गैस से लिक्विड में चल जाइएगा, और अगर आपको लिक्विड से गैस में आना है तो वेपराइजेशन का प्रोसेस अपना लीजिए। हो गया काम खत्म। चलिए अगला प्रोसेस है मेरा इवोपरेशन। चलिए इवोपरेशन को भी देख लेते हैं, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। तो कह रहा है कि इवोपरेशन डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या कर रहा है कि जो हमारा मैटर है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए क्या हमें हमेशा हीट देना होगा या प्रेशर चेंज करना होगा। ठीक है ना, कैन वी क्विट सम एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या कह रहा है कि अपना जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, डेली लाइफ से आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें कि बिना किसमें जिसमें क्या कह रहा है कि अपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग एच बॉइलिंग पॉइंट मतलब बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए ही कोई लिक्विड जो है वो आपका क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ऐसा एग्जांपल आप लोग सोचिए, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर मतलब वाटर को आप खुला हुआ छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्टेड होने लगता है वेपर में। जैसे आप लोग नदी वगैरह में देखते होंगे,
है ना। वेट क्लोथ ड्राई अप, मतलब कपड़ा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द एबव टू एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल में वाटर कहाँ चला जाता है, तो इसमें कहाँ चला जाता है, आप लोग सोचिए। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बता रहा है, पूछ रहा है। मजा आ रहा होगा आप लोग को, है ना, समझ में भी आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो कृपया कमेंट करें, मैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझा दूंगा, जहां भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तुरंत रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, बी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, मतलब हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते हुए रहते हैं इधर उधर, ठीक है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा इधर उधर मूव करते हो बिना रुके हुए, ठीक है ना। एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या कह रहा है कि एक डिफिनिट टेम्परेचर पर गैस, लिक्विड या सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वे डिफरेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल fraction of particle at the surface having high kinetic energy is able to break away from the particle of attraction of other particle and get converted into vapor, मतलब क्या कह रहा है कि लिक्विड का जो सरफेस होता है, लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के उनके पार्टिकल में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वे अपने दूसरे पार्टिकल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे वे फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। यही ना कह रहा है कि कन्वर्ट पार्टिकल्स गेट फ्री, मतलब इतना होता है कि वे फ्री हो जाते हैं एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, मतलब ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर लिक्विड जो है ये वेपर में चेंज हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवोपरेशन, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है ना। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी, हम लोग एक एक्टिविटी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को मजा आ रहा होगा, तो चलिए यहाँ से हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हम जल्द मिलते हैं फिर।